हेलो गाइस, आप लोगों की सीरीज चल रही है और वॉकेब की ये सीरीज है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके जरूर जाना। पहला वर्ड आज का है, बोले तो आप चीजों की प्राइस बता के क्या जताना चाहते हो। ठीक है, क्या सूचित करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। तो प्राइस का मतलब है जताना या सूचित करना। आप प्रॉपर देख सकते हैं, एक एक चीज आपके सामने प्राइस बता के आप जताना चाहते हैं। आप अपनी चीजों की प्राइस बता के क्या जताना चाहते हो, यानी कि टू इन्फॉर्म और नोटिफाई समवन ऑफ समथिंग। तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब किसी को कोई बात या स्थिति के बारे में औपचारिक रूप से हम बताते हैं, तो हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में यूज करते हैं, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा वर्ड किस तरह से यूज किया जाता है। राइट, जैसे अनाउंस और प्रोनाउंस का एक क्वेश्चन आया था, तो जस्ट सामने अनाउंस किया, प्रोनाउंस किया। तो आप मुझे बताइए, तो जब हम किसी चीज को औपचारिक रूप से मतलब जो बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उसके बारे में कुछ कहते हैं, तो वो प्रोनाउंस होता है। राइट, और बाकी चीजों के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, हम अनाउंस यूज करते हैं। राइट, तो कहने का बोला आप चीजों की प्राइस बता के क्या जताना चाहते हो, क्या सूचित करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, तो वो आपका हो गया अब प्राइस। राइट, अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है। मैनेजर ने प्राइस किया, बोले तो मैनेजर ने मतलब जो है जताया या बताया टीम को कि भैया नई डेडलाइन ये है, तो न्यू डेडलाइन के बारे में मैनेजर ने बताया। तो प्रबंधक ने टीम को नई समय सीमा के बारे में सूचित किया, उसको हम कहते हैं क्या, अप्राइज। ये एडवाइस भी हो सकती है, नोटिफाई भी हो सकता है, इन्फॉर्म भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, सिनोनिम तो ये हो सकते हैं। लेकिन इस वर्ड का असली मतलब क्या है, ये तुम्हें प्रॉपरली पता होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु ना हो। इज दैट क्लियर? एंटोनिम में उस चीज को आपने कंसील कर दिया है, विदहोल्ड कर दिया है। कौन है, कौन सी चीजें हैं जिनको सील लगा के छिपाया जाता है? तो कंसील का मतलब होता है छिपाना, कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो कहने का मतलब कंसील मतलब आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रख लिया है, छिपा लिया, आपने नहीं बताया है, और वहीं किसी चीज को आपने बता दिया है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा अप्राइज वर्ड का। तो अप्राइज का एक सिनोनिम हो गया और एक एंटोनिम हो गया। इज दैट क्लियर? सॉरी, आप प्रोविजन पीरियड, आपका जब प्रोविजन पीरियड चलता है, तो प्रोविजन पीरियड में आप लोगों की, अपने अधिकारियों की प्रशंसा करते हो, ताकि आपको छुट्टी की स्वीकृति मिल जाए, अनुमोदन मिल जाए, समर्थन मिल जाए। ठीक है, समर्थन मिलना, परमिशन मिलना या एंडोर्समेंट के जैसे हम कहते हैं। तो आपकी प्रोविजन पीरियड में लोगों ने प्रशंसा की, यानी अप्रूवल और प्रेज, स्पेशली फॉर्मल और ऑफिशियल। तो जब हम फॉर्मली या ऑफिशियली हम जब अप्रूवल देते किसी चीज को या प्रशंसा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोले तो एप्रोवेशन कहते हैं। एप्रोवेशन, तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब किसी के काम को आप ऑफिशियली सराहते हैं या मंजूरी देते हैं, तो वो एप्रोवेशन कहलाता है। तो एप्रोवेशन समझ में आ गया क्या होता है, बोलो यस। इसके साथ साथ हिज रिसर्च रिसीव्ड वाइड अप्रोवेशन। राइट, उसकी जो रिसर्च थी उसको बड़े लेवल पे जो है व्यापक रूप पे, मतलब व्यापक मतलब लेवल पे उसको जो है प्रशंसा मिली फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी की। तो उसके शोध को वैज्ञानिक समुदाय से व्यापक प्रशंसा मिली। तो इसको हम अप्रूवल कह सकते हैं। मैंने एसी का क्लेम उठा लिया, लोगों ने वाह वाह की, प्रेज किया, मुझे कमेंडेशन दिया। तो ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, प्रेज करना, है ना। ये वर्ड अच्छा है, इसको याद रखना। एसी का क्लेम उठा लिया, लोगों ने वाह वाह की। इज दैट क्लियर? एंटोनिम पे जाइए। एंटोनिम में एक हो गया डिसअप्रूवल, बोले तो आपने उसको अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, और ये कंडेमनेशन हो गया, रिजेक्शन हो गया, तो ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, जो मतलब गलत काम करते हैं, बेकार काम करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं, उनको रिजेक्ट कर देता हूं, ये आपका कंडेमनेशन हो गया। इसके साथ कभी भी आप लोग किसी को प्रपोज करो, इसका लॉजिक बन रहा है इस वर्ड का आपके सामने है। अगला एप्रोपोपो। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे, आप जब भी किसी को प्रपोज करो, इस वर्ड को पढ़ के देखो, आपको लगेगा प्रे, ठीक है, प्रोपोज, तो आप प्रपोज जैसा ये वर्ड लग रहा है। जब भी आप किसी को प्रपोज करो, उसके बारे में, उसके विषय में उचित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आप कभी भी किसी को प्रपोज करो, आंख बंद करके प्रपोज ना करो, उसके बारे में आपके पास सूचना होनी चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे उसको प्रपोज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, आप जब किसी को प्रपोज करते हैं तो उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं किसी पर्पस से आपके विषय में जानना चाहता हूं, तो पर्पस भी कह सकते हैं। बोले कोई पर्पस है जिस वजह से मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। ठीक है, ओके। तो देखो, अप्रोप्रिएट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन विद रेफरेंस टू। राइट, मीनिंग है, ये वर्ड हम कब यूज कर रहे हैं, जब किसी बात के संदर्भ में कोई जवाब या टिप्पणी दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एप्रोपोपो कहते हैं। बोले तो उचित हो गया, विषय हो गया। राइट, इस पर्पस में मुझे जानकारी चाहिए, उचित जानकारी चाहिए। तो एप्रोपो ऑफ द मीटिंग, शी सेंड द एजेंडा।
उसने एजेंडा सेंड किया इन एडवांस, बैठक के विषय में उसने पहले एजेंडा भेज दिया। तो किसी चीज़ के विषय में, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, राइट, किसी चीज़ के संदर्भ में हम इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो एप्लीकेबल हो गया, रिलेवेंट हो गया है, अपोजिट, आप मुझसे पॉजिटिव बात करो। देखो, आप मुझसे पॉजिटिव बात करो, तो आप मुझसे पॉजिटिव बात करेंगे तो मैं, आप मुझसे पॉजिटिव बात करो, उचित बात करो, तो शायद मैं आपको सराहूंगा। ठीक है, एक वर्ड हो गया पर्टिनेंट, पर्टिनेंट बोले तो इंपॉर्टेंट। तो पार्टी में बोले तो उचित लोगों को ही बुलाया जाता है। तो पार्टी में कैसे लोगों को बुलाया जाता है? उचित लोगों को ही बुलाया जाता है। एंटेनिम पे आओ, इररिलेवेंट चीजें हो गई जो एप्लीकेबल नहीं है, और अनरिलेटेड चीजें हो गई जो रिलेटेड नहीं है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो अरब की खेती एबल नहीं है, योग्य नहीं है। किसके योग्य नहीं है? कृषि के योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ ये आपको लग जरूर ऐसा उल्टा रहा होगा, लेकिन इसका मतलब जो है कृषि योग्य है। मैंने इसके लॉजिक के तौर पे बोला है कि अरब की खेती कृषि योग्य नहीं है। इसको ऐसे बोला अरब की खेती कृषि योग्य है, तो एरेबल हो गया, ठीक है, कृषि योग्य हो गया, यानी ऐसी जमीन जो जोतने लायक है उसको एरेबल कहते हैं। प्रोडक्टिव जमीन हो गई एक तरह से, राइट। तो हम इस वर्ड को कब यूज कर रहे हैं? राइट। अरे, अरब की मिट्टी कृषि योग्य है का? बोले तो लैंड्स सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब जमीन पे फसल उगाना संभव हो। तो वो जमीन जिस पे फसल उगाना संभव होता है उसको हम कहते हैं बोले तो एरेबल। इज दैट क्लियर गाइस? ओके। तो एरेबल समझ में आ गया। अरब की मतलब एबल, अरब की खेती एबल है, लायक है, और उस पे बोले तो उसको जोता जा सकता है, उस पे बुवाई की जा सकती है, एरेबल कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब इसके साथ साथ आगे चलते हैं। अगला क्या है साहब? ये क्या कह रहा है? द फार्मर्स कल्टिवेटेड द एरेबल लैंड नियर द रिवर। मतलब फार्मर ने उसको कल्टिवेटेड किया, मतलब खेती की। बोले तो किसानों ने नदी के पास कृषि योग्य भूमि पर खेती की, मतलब जो कृषि लायक थी, जिसमें कुछ उगाया जा सकता था, उस पे उन्होंने खेती करी। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया, मतलब फार्मेबल हो गया, जिसमें फार्मिंग की जा सके। कल्टिवेबल हो गया, ठीक है। फर्टाइल हो गया, फर्टाइल आपको समझ में आ गया। और प्लफेबल हो गया, जो जोतने लायक हो। वहीं बंजर हो गया, बैरन। और इनफर्टाइल हो गया, जहां कुछ उगाया नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसी जमीन जहां कुछ उग नहीं सकता, उसको हम क्या कहते हैं? इनफर्टाइल कहते हैं। इज दैट क्लियर? अरे, मुझे कोई बताएगा शुगर केन में रस कहां से आता है? इस चीज का गुप्त, बोले इस चीज का रहस्य क्या है? बोले तो गुप्त। आर्केन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गुप्त। मतलब अरे यार, अरे यार, मुझे आज तक क्रेन का रहस्य पता नहीं चला कि कैसे वो चीजों को ऊपर उठा देती है। अरे यार, मुझे चीजों को, अरे यार, मुझे क्रेन का रहस्य नहीं पता चला। आप क्रेन कह सकते हो, आर्केन कह सकते हो, शुगर केन कह सकते हो। अरे, मुझे यही नहीं पता शुगर केन में रस कहाँ से आता है। मुझे ये नहीं पता कि शुगर केन में रस कहाँ से आता है, इस चीज का रहस्य क्या है। तो आर्केन, आर्केन, शुगर केन, शुगर केन बोले तो के मतलब जो है उसमें रस कहाँ से आता है, इस चीज का सीक्रेट मुझे नहीं पता। यानी कि अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू, मतलब जो कुछ लोगों को ही समझ आए और बाकी के लिए मिस्टीरियस हो, सीक्रेट हो, जो लोगों को पता नहीं चले, ऐसी चीज क्या कहलाती है? आर्केन कहलाती है। तो आर्केन में क्या हो गया? वो चीज मिस्टीरियस होती है। हम इस वर्ड को तब यूज करते हैं जब कुछ लोग इसको समझ जाते हैं, जब कोई बात मतलब इतनी पेचीदी होती है कि उस चीज को बहुत कम लोग समझ पाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्केन। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब द आर्केन रूल्स ऑफ द एंशियंट गेम कंफ्यूज्ड एवरीवन। तो जो आर्केन बोले तो रूल्स थे, आर्केन रूल्स का मतलब क्या है? बोले तो प्राचीन खेल के जो रहस्यमयी जो नियम थे, उसने सबको उलझा दिया, कंफ्यूज कर दिया, हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। इज दैट क्लियर? तो उस प्राचीन खेल के रहस्यमय नियमों ने सबको उलझा दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। तो सिनोनिम पे जाओ। ये क्या है? इन स्क्रूटेबल, इन जिसमें स्क्रू जिसका खुले नहीं, मतलब अब जिसके स्क्रू खुलेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या है। मतलब ओबामा अपनी चीजों को सिक्योर रखता है, बोले तो सिक्योर, बोले तो सिक्योर रखता है। मिस्टीरियस रखता है। क्राई, बोले तो जब भी क्राई रोना होता है, पति को गुप्त स्थान पर रोकता है, तो इसका मतलब भी गुप्त हो गया। ये वर्ड भी कई बार पूछा जा चुका है, इस वर्ड को आप गौर से देखेंगे। CRY, क्राई, क्राई पति, पति जब रोता है गुप्त स्थान पर रोता है ना। एंटोनिम क्या हो गया इसका? क्लियर हो गया। तो ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर है। ऑब्वियस कहते हैं ना, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। तो ये वर्ड वेल नॉन भी हो गया, बोलो यस। तो कहने का मतलब आर्केन का क्या हो गया? क्या समझ में आया? तो बोलो आर्केन में तो चीजें कैसी हो गई? गुप्त हो गई। ऐसी चीज जो हमें समझ में नहीं आती है, सीक्रेट हो गई। जब भी क्राई बोले तो पति को रोना होता है, तो ये क्रिप्टिक वर्ड हो गया है। बोले तो सीक्रेट स्थान पे जाके रोता है। बोलो क्राई, पति को जब भी रोना होता है
वो सीक्रेट स्थान पे जा रो के मतलब जाके रोता है। ओबामा अपनी चीज़ों को सिक्योर रखता है, बोले तो अब सिक्योर हो गया, इसका भी सीक्रेट हो गया है, राइट। कहने का मतलब क्या आपको ये बात समझ में आई? तो ऑब्सक्योर हो गया, मिस्टीरियस हो गया, राइट, क्रिप्टिक हो गया। यस भाई। अरे अगला वर्ड है, अरे चीप लोगो, अरे चीप लोगो इस द्वीप समूह पे क्या कर रहे हो? तो ये हो गया आर्कीपेलागो, राइट। अरे चीप लोगो इस द्वीप समूह पे क्या कर रहे हो, राइट। यानी अरे चीप लोगो तुम इस द्वीप समूह के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये अ ग्रुप ऑफ चेन ऑफ आइसलैंड होता है, अ ग्रुप ऑफ चेन ऑफ आइसलैंड होता है, राइट। तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब कई बात, जब कोई बात कई मतलब जब बात कई द्वीपों से मिलकर के बने समूह की हो रही हो तो हम इसको यूज करते हैं आर्कीपेलागो। ये स्पेलिंग में पूछा जाता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? ARCHI, ARCHI हो गया प्लस पेलेगो, बोले तो पहला और गो, बोले तो हाँ या ना, ठीक है। तो बोले तो आर्किटेक्चर ने पेलेगो हो गया, ठीक है, आगे नहीं सोचना है। तो अब क्या कह रहा है? द इंडोनेशियन, राइट, आर्कीपेलागो कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइसलैंड्स। मतलब जो इंडोनेशियन आर्कीपेलागो है वो बना हुआ है, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है, थाउजेंड ऑफ मतलब आइसलैंड से बना हुआ है। तो ये द्वीप समूह जो है, जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह है उसमें हजारों द्वीप शामिल है, बहुत सारे द्वीप उसमें शामिल है। तो ये हो गया आइसलैंड, हाँ या ना। आइसलैंड आप जानते ही हैं, आइसलैंड किसको कहते हैं, राइट। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ये द्वीप समूह को ही कहते हैं। और इसके साथ मेन लैंड जो होती है बोले तो ये मुख्य जगह होती है, और उसकी अलग अलग छोटी छोटी जगह होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं बोले तो द्वीप होते हैं, आइसलैंड होते हैं। जो व्यक्ति आड़स, इस वर्ड को अगर ढंग से देखोगे, आठ, ये 8 से मिलता जुलता लग रहा है, और ये हो गया 10। 8-10 घंटे काम करना बड़ा कठिन होता है, दुष्कर होता है। हर कोई व्यक्ति 8-10 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति 8-10 घंटे काम करेगा ये उसके लिए बहुत ही हार्डवर्क होता है ना। समझ में आया? तो 8-10 घंटे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आरडी ने लोगों के बराबर बोले तो यूएसए में हार्ड वर्क किया। इसका मतलब इन्वॉल्विंग ग्रेट एफर्ट एंड डिफिकल्टी। ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब किसी काम को पूरा करने में बहुत मेहनत और मुश्किल झेलनी पड़े, वो आपको क्या कहलाता है? आरडस कहलाता है। तो आरडस में डबल यू आएगा ओ के बाद, राइट। ये ध्यान रखना है स्पेलिंग में। तो 8-10 घंटे काम करना बड़ा ही बोले तो वो बड़ा ही जो है क्या होता है? कठिन होता है, राइट। तो ये क्या कर रहा है? द क्लाइंबर्स कंप्लीटेड एन आर्डस जर्नी टू द समिट। तो जो क्लाइंबर्स थे, मतलब क्लाइंबर्स बोले तो जो पर्वत पर्वत को जो रोहने वाले होते थे, उन्होंने कंप्लीट कर लिया आर्डस जर्नी को, राइट। अच्छा, तो उन्होंने शिखर तक एक कठिन यात्रा पूरी कर ली। आइए सिनोनिम पे बात करते हैं। तो सिनोनिम क्या हो गया? बोले तो ये डिफिकल्ट हो गया, ये बहुत हार्ड हो गया, हैवी हो गया और टैक्सिंग हो गया। वहीं एंटोनिम जो डिफिकल्ट है तो इजी, इसका एंटोनिम हो जाएगा एफर्टलेस हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। तो 8-10 घंटे काम करना बहुत कठिन होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है 8-10 घंटे काम करना। यानी जिसमें हिम्मत होगी वही, इतना जिसमें ताकत होगी वही 8-10 घंटे काम करेगा। बहुत हार्ड होता है 8-10 घंटे काम करना। क्या आपके एरिया में कोई ऐसी लड़की है जो गीत गाती हो अच्छे लय में, उसका स्वर रचना अच्छा हो? तो एरिया, आर्या, ये आर्या वर्ड है। आपके आर्या में कोई लड़की है रिया नाम की, राइट, बोले तो अच्छे लय में गीत गाती है। तो लिखा हुआ है ना आर्या अच्छा गाना गाते हैं, आर्या अच्छा गाना गाते हैं। तो आपके एरिया में आर्या नाम की लड़की है, आर्या नाम की लड़की है जो अच्छा गाना गाती है ना। A long accompanied, right, song for a solo voice typically in a opera। ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब किसी ओपेरा में गाए जाने वाले किसी एकल गीत की जब बात होती है तब हम इसको आर्या को यूज करते हैं। तो बोलो सब लोग कि आर्या का मतलब क्या हो गया? आपके एरिया में अच्छा गाना गाने वाली कोई आर्या नाम की लड़की है।
तो आर्या आपको समझ आ गया। अब चलिए अगले वर्ड पे। अगले वर्ड से पहले इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो शी सेइंग अ ब्यूटीफुल आर्या, राइट, उसने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आर्या गाना गाया ड्यूरिंग द ओपेरा परफॉर्मेंस, मतलब ओपेरा प्रदर्शन के दौरान वो सुंदर गीत उसने गाया। मतलब अब इसका आंसर क्या हो गया? अब ये एक हाइम हो गया, सॉन्ग हो गया, राइट, यस गाइस, हाँ। तो एयर हो गया और डिकेंस हो गया, सॉन्ग हो गया और हाइम हो गया, राइट। अब देखिए एंटोनिम पे जाओ, एंटोनिम की जरूरत नहीं है, ओके। अब चलते हैं आगे। आरी बोले तो कैसी चीजों को काटने में काम आती है? सूखी चीजों को। एरिड मतलब सूखा, बंजर। एरिड मतलब सूखा और बंजर मतलब सूखी चीजें जो होती हैं, राइट, उनको हम आरी से काटते हैं, राइट। तो बहुत जरूरी हो जाता है कई बार कि बंजर चीजें, सूखी चीजों को जो है आप आरी ला करके काटते हैं। तो उसने ईद पर आरी से सूखी चीजें काट दी हैं। तो हैविंग वेरी लिटिल रेनफॉल एक्सट्रीमली ड्राई, तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब किसी इलाके में बारिश बहुत कम होती हो और जमीन बिल्कुल सूखी रहती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिड बोलते हैं। तो एरिड का मतलब सूखा, राइट, बंजर, राइट। अब क्या कह रहा है? वेरी फ्यू प्लांट सर्वाइव इन द एरिड डेजर्ट क्लाइमेट, जो एरिड सूखा क्लाइमेट होता है उसमें बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं। मतलब सूखा को कहते हैं हम ड्राई, सूखे को क्या कहते हैं हम? ड्राई कहते हैं, राइट। डिहाइड्रेटेड सुना होगा आपने, वाटरलेस हो गया, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? एरिड कहते हैं। आगे चलते हैं। एंटोनिम हो गया इसका फर्टाइल, यानी कि वेट, गीला, ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी आपने सुनी होगी, इज दैट क्लियर? तो सूखे को ड्राई कहते हैं, गीले को क्या कहते हैं? गीला, वेट। आपने देखा होगा कई बार पसीना आता है तो आपके कान के पीछे गीला गीला हो जाता है, वेट, राइट। तो ये एरिड का एंटोनिम हो गया, ठीक है। तो एरिड का एंटोनिम क्या हो गया? वेट। फर्टाइल, ह्यूमिड बोले तो नमी या गीलापन हो, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? इसके एंटोनिम कहते हैं। ये है आर्मडा, बोले तो अरमदा, और यहां लिखो नर्मदा। अरमदा को पढ़ लो नर्मदा। मैंने सुना है नर्मदा नदी पर जहाजों का बेड़ा है। कैसे याद रखोगे? नर्मदा नदी पे किसका बेड़ा है? जहाजों का। तो नर्मदा नदी के किनारे एक जहाजों का बेड़ा लगा रहता है। तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब किसी बड़े जंगी जहाजों के बेड़े की बात होती है तब हम, राइट, ये आर्मडा यूज करते हैं। अ लार्ज फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, तो जो लार्ज मतलब फ्लीट होते हैं वॉरशिप के, उनको आर्मडा कहते हैं, जहाजों का बेड़ा कहते हैं। नौसैनिक बेड़ा जो होता है वो आर्मडा कहलाता है। याद कैसे किया? नर्मदा नदी पे, बोले तो नर्मदा नदी पे, इसको हरमाड़ा मत समझ लेना कि हमारे हरमाड़ा में जहाजों का बेड़ा है। ऐसा नहीं करना है। तो आर्मडा का मतलब जहाजों का बेड़ा, नौसैनिक बेड़ा। तो द स्पेनिश आर्मडा वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश नेवी, इसका मतलब जो स्पेनिश जहाजी बेड़ा था उसको अंग्रेजी नौसेना ने क्या कर दिया? हरा दिया। इज दैट क्लियर? अंग्रेजी नौसेना ने हरा दिया। तो सिनोनिम क्या हो गया? नेवी। स्क्वाड्रन हो गया, राइट, फ्लोटिला हो गया और फ्लीट हो गया। इससे एंटोनिम पे जाओ तो नॉट स्ट्रांगली एप्लीकेबल। आगे चलो। अरे अरे मुझे कोई बताएगा रेन कैसे हुई? अरे भाई रेन हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेन को ही दोषी ठहराते हैं, उस पर अभियोग लगाते हैं। अरे तुम अगेन दोबारा लेट आने के लिए रेन को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? तो अरेन का मतलब अरे यार अगेन तू लेट हो गया, और दोषी और ठहरा रहा है रेन को। तो नहीं होता कि साहब बारिश आ गई थी मैं क्या करूं, है ना, मैं भूल गया था। ठीक है। तो टू कॉल और ब्रिंग समवन बिफोर अ कोर्ट टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज, राइट, उसको दोषी ठहराना कहते हैं। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब किसी को किसी अपराध के आरोप में कोर्ट में पेश किया जाए, उस पर कोई अभियोग लगाया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? अरेन। तो कितने लोगों के अरेन समझ में आ गया? अरे यार रेन हो गई, बारिश हो गई थी, आया ना, ये हो गया था। तो ठीक है, तो उसको अरेन कहते हैं। आर्माडा समझ में आ गया? आर्मडा, तो जादू के बेटे को आर्मडा कहते हैं। तो आगे चलिए। ही वॉज, एग्जाम्पल है, ही वॉज अरेंड, बोले तो उसको दोषी ठहराया गया इन कोर्ट में ऑन चार्ज ऑफ फ्रॉड, बोले फ्रॉड के चार्ज में उसको दोषी ठहराया गया, मतलब अटैक हो गया। मैं श्योर हूं कि सेंसर बोर्ड बोले तो आपकी मूवी की निंदा करेगा, कंडेम करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। एक कत्ल के इल्जाम से मैं मुक्त हो गया, मेरी एक्स को मैंने नरेशन की एक्सरसाइज से मुक्त कर दिया, क्लियर कर दिया। ये इसके एंटेनिम है। तो एक्विट एंटेनिम हो गया, एक्सोनरेट इसका एंटेनिम हो गया, आया ना, और क्लियर इसका एंटेनिम हो गया। अरे रेन हो गई थी। अरे अरे इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो? अरे अरे इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो?
क्या व्यवस्था कर रखी है? अरे भाई इतने सज के कहाँ जा रहे हो, क्या व्यवस्था कर रखी है? अरे तुम इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हो, कोई व्यवस्था है क्या आज की? तो अनइम्प्रेसिव डिस्प्ले और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, टू अरेंज इन ऑर्डर, बोले तो ऐसा इंप्रेसिव डिस्प्ले अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स का कि आप उसको ऑर्डर में क्या करते हो, अरेंज करते हो। तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब चीजों को किसी खास क्रम या तरीके से सजा कर रखा जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो इतना सज धज के? तो सजाना, एरे का मतलब हो गया सजाना। तो भाई लॉजिक समझ में आ गया? अरे कहाँ जा रहे हो इतना सजा धजा के? तो द स्टोर ऑफर्ड अ वाइड अरे ऑफ चॉइसेस फॉर कस्टमर, मतलब स्टोर ने ग्राहकों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत व्यवस्था प्रदान की, सजा के दे दिया है। ठीक है, परेड हो गया है, रेंज हो गया है, ऑर्डर हो गया, ऑर्डरिंग हो गया है, और डिस एरे का मतलब है बोले बिगाड़ दिया है, डिसऑर्डर हो गया है, डिसफॉर्म है ना, कर दिया है। ROU, इसमें एस लगाओ, सरयू। मैंने सुना है सरयू नदी के पास में कोई छोटी नदी और है, उसके बगल में कोई नाला है। अरे ये तो छोटी नदी है, अरयू सरयू यानी सरयू नदी छोटी नदी है। अ ड्राई क्रीक बेड और स्मॉल स्ट्रीम स्पेशली इन अ ड्राई रीजन इज कॉल्ड ROU। बोले तो ROU, बोले तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब बारिश के बाद किसी सूखे नाले या छोटी नदी में पानी भर जाए तो उसको ROU कहते हैं। ROU हो गया मतलब बारिश के टाइम में छोटी छोटी नदियां बहने लग जाती हैं, हाँ है ना, नालियां बहने लग जाती हैं, उनमें पानी भर जाता है, तो वो ROU है। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत यहां तक? आगे तो द ROU फिल्ड विद वाटर आफ्टर द सडन रेन, अचानक बारिश के बाद नाला पानी से भर गया। तो ये देखो जॉर्ज साहब उसमें फंस गए, ये रवि ने बोले तो नाली को बंद कर दिया है, गुल्ली डंडा खेलने वाले नाली में अपनी मतलब जो है गिर जाते हैं। ब्रदर ने कहा तू रुक मैं अभी नदी पार करके बताता हूँ, है ना। तो ये है, एंटोनिम की जरूरत ही नहीं है, ये चीज ही अलग होगी ना। छोटी नदी, छोटी नाली, है ना, उसको कहते हैं। अरे यार सेना के सभी शस्त्रों को कहाँ रखा जाता है? शस्त्रों में, आर्सेनल। भैया अरे, अरे सेना के शस्त्रों को कहाँ रखा जाता है? बोले तो शस्त्रागार में रखा जाता है, जो हथियारों का भंडार होता है उसको आर्सेनल कहते हैं। अरे भाई सेना के सारे शस्त्र शस्त्रागार में ही तो होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेपन्स, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर मेड और स्टोर्ड, बोले तो आर्सेनल कहलाता है। तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब बात हथियारों की किसी बड़े भंडार या संग्रह की होती है तो उसको आर्सेनल कहते हैं। आर्सेनल का मतलब शस्त्रागार, हथियारों का भंडार। तो द कंट्री मेंटेन्स अ लार्ज आर्सेनल ऑफ मॉडर्न वेपन्स, तो क्या कहना है, जो कंट्री थी उसने मेंटेन किया लार्ज आर्सेनल ऑफ मॉडर्न, मतलब मेंटेन करती है या मतलब उसके पास में है, भंडार रखता है। तो ये हो गया डिपो, ये हो गया स्टॉक, ये हो गया रिपोजिटरी, ये हो गया कैश, ये हो गया सप्लाई, खजाना। जब बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, एंटोनिम की इसमें जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? आरती मुझे बता तू क्यों लेट हो गई? आरती क्यों लेट हो गई, कारण स्पष्ट कर। तो मैंने आरती से कहा आरती तू क्यों लेट हो गई, कारण स्पष्ट कर। तो आरती क्यों लेट हुई, आरती क्यों लेट हुई, कारण स्पष्ट कर। बोले तो साफ बोलने वाली बन। तो आर्टिक्यूलेट का मतलब हो गया साफ बोलना, आर्टिक्यूलेट का मतलब हो गया साफ बोलना, स्पष्ट बोलना। तो आरती क्यों लेट हुई, कारण स्पष्ट पर कर। तो आरती लेट हो गई भाई, कारण स्पष्ट करो। टू एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब बात इतनी साफ और स्पष्ट तरीके से रखी गई हो कि हर कोई उसे समझ जाए, वो आर्टिकुलेट कहलाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। इज दैट क्लियर? तो ही इज अन आर्टिकुलेट स्पीकर। आर्टिकुलेट स्पीकर मतलब साफ विचारों को जो स्पष्ट तरीके से बोले, वो स्पष्ट वक्ता हो गया। आर्टिकुलेट मतलब स्पीकर हो गया जो एक्सप्लेन करता है आइडियाज को क्लियरली। अब देखो ये जो लोकेश है ये भी अच्छा क्लियरली बोलता है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। इनको ही हम रेंट पे देंगे जो स्पष्ट बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, जो एक्सप्रेस करेंगे अपने आइडियाज को। तो ये तो सिनोनिम हो गए। और इनको हम रेंट पे नहीं देंगे, ये अस्पष्ट लोग हैं, अनक्लियर लोग हैं, ये कंफ्यूज करते हैं, ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, आरती अपने सन को कारीगर बनाना चाहती थी। आरती क्यों लेट हुई भाई? आरती बोली मैं इसलिए लेट हो गई, मैं मेरे बेटे को कारीगर बनाने गई थी। तो आरती अपने सन को कारीगर बनाना चाहती थी। राइट, अ वर्कर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट स्पेशली वन मेड बाय हैंड। ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब बात किसी हाथ से काम करने वाले कुशल कारीगर की हो, उसको हम आर्टिशन कहते हैं। क्राफ्टमैन जो कुशल होता है, शिल्पकार होता है, वो आर्टिशन कहलाता है।
मतलब द स्किल्ड आर्टिशन क्राफ्टेड, जो अच्छा स्किल्ड आर्टिशन था, शिल्पकार जो था, कुशल कारीगर जो था, उसने क्राफ्ट किया, बनाया ब्यूटीफुल वुडन फर्नीचर, राइट। उसने अच्छा फर्नीचर बनाया, किसका बोलो, लकड़ी का, राइट। तो ये क्राफ्ट मैन हो गया, आर्टिफिशियर हो गया, हैंडीक्राफ्ट मैन हो गया और हैंडीक्राफ्टर हो गया। और एंटोनिम्स की इसमें जरूरत नहीं है, तो व्यक्ति है, इसका उल्टा नहीं हुआ। इस दुनिया में ऐसे ऐसे डांस हैं जिनको करना हमारे बस में नहीं है, हम उनका हम पे प्रभाव है, लेकिन हमारे बस में नहीं। तो बस बोले तो किसी ने आपको बस में कर लिया, प्रभाव में डाल दिया है, प्रभुता में उनका वर्चस्व आप पे आ गया है। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे डांस हैं जिनको करना हर किसी के बस में नहीं है, उनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो ऑक्यूपाइंग अ पोजिशन ऑफ डोमिनेंट पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब किसी क्षेत्र, कोई एरिया, कोई मार्केट में सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रभाव हो या दबदबा हो, वो एसिडेंसी कहलाता है। तो ऐसे ऐसे इस दुनिया में डांस है जिनको करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे डांस है जिनको करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? अब चलो एसिडेंसी समझ आ गया, तो इसका एग्जांपल देख लो। द कंपनी गेन्ड, राइट, एसिडेंसी ओवर इट्स राइवल इन द मार्केट। तो कंपनी ने बाजार में अपने प्रतिद्वंदियों पर वर्चस्व हासिल किया। तो सिनोनिम क्या हो गया, सुप्रीमेसी हो गया, डोमिनेंस हो गया, डोमिनियन हो गया, कंट्रोल हो गया। तो एंटोनिम पे जाओ, सबऑर्डिनेशन हो गया, वीकनेस हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे डांस है इस दुनिया में जो हर किसी के वश में नहीं है, राइट। उनका प्रभाव जरूर है लोगों पे, लेकिन वो कर नहीं सकते। इसने तो ऐसे ही माथे पे टिक लगा लिया। तो ऐसे ही टिक लगाने वाले लोग तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, संयमी होते हैं। तो मैंने इस दुनिया में ऐसे ही माथे पे टिक लगाने वाले सन्यासी देखे हैं। एक तो होते हैं अच्छे सन्यासी, एक होते हैं ऐसे टिक लगाने वाले सन्यासी। तो ऐसे टिक लगाने वाले सन्यासी मैंने देखे हैं। तो ऐसे टिक लगाने वाले जो सन्यासी होते हैं, ऐसे टिक कहलाते हैं, राइट। तपस्वी तो होते ही हैं वो। इज दैट क्लियर और नॉट? यस गाइस। अब आ जाओ मीनिंग पे। अ पर्सन हु प्रैक्टिस, राइट, सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंस फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। मतलब जो सांसारिक प्लेजर होता है उससे जो दूर रहता है, जो बहुत गजब का डिसिप्लिन मेंटेन करता है। तो ये वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब कोई इंसान दुनिया के सुख आराम छोड़ करके बहुत सादा जीवन और संयम जीवन जीता है, वो एसेटिक कहलाता है। तो आपके हाथ में मोबाइल है तो आप एसेटिक नहीं है, राइट। इसका मतलब आप मोहमाया में हैं। हम्म। तो द monk led an ascetic life, अवॉइडिंग ऑल वर्ल्डली कंफर्ट्स। तो वो जो भिक्षु था, उसने सभी सांसारिक सुखों से दूर एक तपस्वी जीवन जिया, राइट। उसको ascetic कहते हैं। तो द फ्रूगल, या ऑस्ट्रेलिया वाले तेरे चाचा बहुत सीधे हैं, वो स्टेम खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एब्स्टीमियस हैं और एब्स्टिनेंट हैं। एंटोनिम में इंडल्जेंट हो गया, इंदु बोले तो उस जेंड में इन्वॉल्व हो गई है, हेडोनिस्टिक हो गया है। और एक्स्ट्रा, जो बागों में घूमते हैं, बागों में घूमने वाले, इसका मतलब बहुत ज्यादा खाते, तभी तो पचाने के लिए बागों में घूमना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो ये लोग तो बिल्कुल भी तपस्वी नहीं हो सकते, हाँ, है ना। ऐश्वर्या के पीछे एक हैन पड़ गई मुर्गी, ऐश्वर्या के पीछे एक हैन पड़ गई मुर्गी। इसका मतलब उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया, राख जैसा सफेद हो गया, राइट। पीला पड़ना, राख जैसा सफेद पड़ना। तो एक हैन ऐश्वर्या के पीछे पड़ गई, जिसके डर से ऐश्वर्या का चेहरा पीला पड़ गया, चेहरा पीला पड़ गया। तो एक्सट्रीमली पेल एज फॉर्म शॉक, फियर और इलनेस। तो ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब किसी को अचानक डर या सदमे से चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाए, वो एशेन कहलाता है। बोले तो पीला पड़ना। अब बात आगे समझो। हिज फेस टर्न एशन, उसका जो फेस है वो एशन हो गया, पीला पड़ गया। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना शॉकिंग न्यूज को। इज इट क्लियर? तो चौंकाने वाली खबर सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया है। पेस्टी कह सकते हैं, वैन कह सकते हैं, पेल कह सकते हैं। पाली वालों की आईडी, पाली वाले आईडी दिखाने के नाम से ही उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। रोज ही अलग हो गया, फ्लस्ट अलग हो गया, कलरफुल अलग हो गया, इसके एंटेनिम हो गए। तो ये पीले से रिलेटेड है। पेस्ट्री पीली थी, वैन पीले कलर की होती है, स्कूल वैन जो होती है पीले कलर की होती है, ठीक है। पेल भी पीला होता है। तो ऐसे नीनी कब आती है, जब आप बेकार बैठेंगे, मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे।
तो ऐसे नीनी आ गई, बोले तो ऐसे खाली बेकार बैठोगे तो नीनी आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो बेवकूफाना हो गया, मूर्खतापूर्ण हो गया, बेकार हो गया, तो इसको एसिनाइन कहते हैं। तो ऐसे नीनी कब आएगी? जब आप बोले तो बेवकूफी भरी बातें करोगे। तो एक्सट्रीमली फुलिश और स्टूपिड, ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई बात या हरकत इतनी बेवकूफी भरी हो कि लोग हैरान रह जाएं। लोग हैरान रह जाएं तो इस बात को अपन क्या कहते हैं? एसिनाइन कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस, एस नाइन समझ में आ गया। तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको क्लियरली याद आ रहे होंगे। एस नाइन हो गया, ऐसे नीनी आ गई मुझे, हाँ है ना। और आरटी क्यों लेट हो गई, क्या आपको याद है? राइट, आरती क्यों लेट हो गई? बोले तो कारण स्पष्ट करो। स्पष्ट बोलने वाला जो होता है आर्टिकुलेशन हो गया। एक आर्टिशन वर्ड था, हाँ या ना। आरती अपने शन को जो है कारीगर बनाना चाहती है, वो आर्टिशन वर्ड हो गया। कारीगर बनाने गई थी, बोलो हाँ या ना। तो ये आर्टिशन वर्ड हो गया। तो बहुत सारे वर्ड्स आप हैं, है ना। यस, यस गाइस, आगे चलो। राइट, एस नाइन समझ में आ गया। तो हिज एस नाइन कमेंट मेड द होल रूम लाफ इन डिसबिलीव। उसका जो एस नाइन कमेंट था, उसने पूरे कमरे को अविश्वास में हंसा दिया। राइट, तो उसकी बेवकूफाना टिप्पणी थी, पूरे कमरे को अविश्वास में हंसा दिया। राइट, तो इसका मतलब अच्छा, ये भी वर्ड मैंने आपको करवाया हुआ है क्या? बोले तो इमरान भी सिली बातें करता है। बोले तो मूर्खतापूर्ण भरी बातें करता है। राइट, मूर्खतापूर्ण, इमरान भी सिली बातें करता है। ये डाफ्ट हो गया, फुलिश हो गया, फुलिश बातें करना। राइट, नॉनसेंसिकल बातें करना। वहीं सेंसिबल अच्छा हो गया, मतलब इसका अपोजिट हो गया। वाइज हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। तो बोलो ऐसे नीनी कब आएगी? जब आप बेकार बैठोगे या बेवकूफाना भरी बातें करोगे, आपको ऐसी नीनी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ऐसा कंस को हमेशा संदेह होता था, संदेह से देखता था। ऐसा कंस को हमेशा संदेह होता था, तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर ऐसा कंस को क्या होता था? संदेह होता था, शंका की दृष्टि से देखता था। बोले तो हमेशा ऐसा कंस को संदेह होता था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी हत्या करेगा। राइट, तो ऐसा उसको संदेह होता था। ठीक है, तो कंस ऐश्वर्या को संदेह की नजर से देखता था, विद ए लुक ऑफ सस्पिशन और डिसअप्रूवल। ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब किसी को शक भरी नजरों से देखें। बोलो यस। तो वो हमेशा शक भरी नजरों से ही तो देखता था कृष्ण। उसको लगता था ये भी मेरी हत्या ना कर दे, ये मेरी हत्या ना कर दे, इसलिए इस चक्कर में उसने बहुत सारे को जो है मतलब ऊपर पहुंचा दिया था। बोलो यस और नो। और जब उसको ये पहले भविष्यवाणी करके बोल दिया था कि देवी का 8वां पुत्र हत्या करेगा, बाकी को क्यों मारने की जरूरत थी? और चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा था तो कम से कम उनको एक कोठरी में नहीं बैठता, मतलब जो है डालता है कि नहीं। बुद्धि नहीं थी उसमें बिल्कुल भी। ऐसा कंस को हमेशा क्या होता था? संदेह। So she looked askance, right, askance at his unusual explanation. तो उसने उसकी अजीब व्याख्या को संदेह की नजर से देखा। तो साइड अलोंग हो गया, इनडायरेक्टली हो गया, साइडवेज हो गया, और ये ऑब्लिकली हो गया। इधर अप्रूविंगली और ट्रस्टिंगली, ये आपका एंटोनिम हो गया। तो संदेह करना, डाउट करना इसका सिनोनिम थे। और ये बोले तो किसी चीज को ट्रस्ट की नजर से देखना, तो बोले तो विश्वास की नजर से देखना, तो वो आपका एंटोनिम हो जाएगा। ऐसे क्यों मुझे टेढ़ी टेढ़ी देख रही है, तिरछी तिरछी देख रही है, ऐसे क्यों टेढ़ी टेढ़ी देख रही है? तो ऐसे मुझे क्यों टेढ़े टेढ़े देख रहे हो? तो नॉट इन अ स्ट्रेट और लेवल पोजिशन, क्रूक्ड। राइट, ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज अपनी सीधी स्थिति से हटकर टेढ़ी हो जाए। तो ऐसे मुझे क्यों टेढ़ी टेढ़ी देख रही है, एस क्यू, ऐसे क्यों टेढ़ी टेढ़ी देख रही है। तो आपको आर्टिकल आर्टिकुलेट समझ में आ गया, स्पष्ट बोलने वाला आर्टिकुलेट हो गया। ऐसा कंस को संदेह होता था, ऐसे क्यों मुझे टेढ़ी टेढ़ी देख रही है, ये एस क्यू हो गया। राइट, आर्या बताया था, आर्या अच्छा गाना गाते हैं, आरटी अपने सन को कारीगर बनाना चाहती थी, है ना। ऐसे सारे वर्ड्स आपको याद। नर्मदा नदी में जहाजों का बेड़ा है। अरयू, अरोयू, सरयू नदी, बोले छोटी नदी है, बोलो ये सुनो इस तरह से। आर्केन, सुगर केन में रस कहाँ से आता है, बोले तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो हम ये वर्ड कभी यूज करते हैं सीधी स्थिति से हटके टेढ़ी हो जाए, हाँ है ना। तो एग्जाम्पल देखो, हिज टाई वॉज एस्क्यू आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग। लंबी मीटिंग के बाद उसकी टाई यूं हो गई, ओंगी पाऊंगी, राइट, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो क्रुकड हो गई, टिल्टेड हो गई, स्लैंटेड ऑब्लिक हो गई।
राइट। और ये आपका स्ट्रेट अलाइन और लेवल में हो गया इसका एंटेनिम। तो एक तिरछा और एक सीधा, एक तिरछा और एक सीधा। वहीं ऐश्वर्या जब भी किसी पार्टी में जाती है लोग चिढ़ जाते हैं और कठोरता से उसको देखते हैं, तीखेपन से देखते हैं। तो ऐश्वर्या जब भी किसी पार्टी में जाती है तो लोग उसे तीखे तीखे देखते हैं, जिससे उसमें चिड़चिड़ापन आ गया है। तो हार्शनेस और शार्पनेस ऑफ टोन, टेम्पर और मैनर, मतलब जब किसी बातचीत या व्यवहार में तीखापन आ जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्पेरिटी कहते हैं। तो ऐश्वर्या जब भी किसी पार्टी में जाती है तो बोले तो वो मतलब क्या हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है लोगों की वजह से। तो शी स्पोक विद सच एस्पेरिटी दैट एवरीवन फेल्ट साइलेंट, मतलब उसने इस तरह से बोला कि सबको मतलब जो है चुप होना पड़ा, मतलब सब चुप हो गए। इतनी कठोरता से बात उसने बोली कि सब क्या हो गए, बोलो चुप हो गए। तो एक क्राइम कर दिया मनी को लेकर के, मनी को लेकर क्राइम कर दिया। असर नहीं होता मुझ पे बीती खट्टी बातों का, ये हो गया शार्पनेस, बिटरनेस। तो बोले तो ये उग्र हो गया, खट्टापन, खट्टी मीठी बातों का, शार्पनेस, ये सब इसके सिनोनिम है। जेंटलनेस बोले तो एंटोनिम हो गया माइल्डनेस, सॉफ्टनेस, ये हल्के और सॉफ्ट हैं। राइट। तो आपको समझ में आ गया एंटोनिम कैसे कैसे आपके काम कर रहे हैं। तो क्या क्या समझ में आया बताइए। ठीक है, तो एक क्राइम कर दिया मोनिका ने, क्राइम का असर नहीं होता मुझ पे बीती खट्टी बात होगा। यस। तो एस्पेरिटी, एस क्यों समझ में आ गया, ऐसे क्यों मुझे टेढ़े टेढ़े दिख रहे हो। यस गाइस, आगे चलते हैं। असेल, ऐश्वर्या जब भी किसी सेल में जाती है लोग उस पर आक्रमण कर देते हैं, हमला करते हैं। तो ऐश्वर्या जब किसी सेल में गई तो लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। टू अटैक वायलेंटली, फिजिकली और वर्बली इट्स कॉल्ड असेल। ऐश्वर्या सेल में जाती है, लोग उस मतलब आप भी कह सकते हैं ऐश्वर्या सेल में टूट पड़ती है। ऐश्वर्या जब भी सेल लगती है टूट पड़ती है, असेल कहलाता है। तो वर्ड का भी यूज करते हैं जब किसी पर जोरदार तरीके से हमला करें, चाहे शब्दों से या शारीरिक रूप से, उसको असेल कहते हैं। राइट। तो ये क्या है, क्रिटिक्स असेल्ड द न्यू पॉलिसी एज अनफेयर टू वर्कर्स। तो जो आलोचक थे उन्होंने नई नीति पे श्रमिकों के प्रति अन्यायपूर्ण होने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। अटैक करना, ऐश्वर्या जब भी शोल्डर लेने जाती है अटैक होता है। विपाशा से मैं सेटिंग करने गया, उसके घर वालों ने अटैक कर दिया, चार्ज लगा दिया, डांट दिया, फटकार दिया। तो डिफेंड, बचाव इसका एंटेनिम हो गया, प्रोटेक्ट और शील्ड ये इसके एंटेनिम हो गए। इज दैट क्लियर। तो ये आपके थे सारे ए सीरीज के वर्ड। इसके बाद हमारी सीरीज होगी बी। राइट। इसी तरह से बने रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। जितनी भी आपकी क्लासेस हैं वोकेबलरी की, उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और सारी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहिए। रिवीजन करने के लिए आप स्पीड से सुने। ऐश्वर्या सेल में जाती है अटैक हो जाता है, ऐसे क्यों टेढ़ी टेढ़ी देख रही है, ऐसा कंस को संदेह होता था। ऐश्वर्या पार्टी में जाती है तीखेपन से देखते हैं, है कि नहीं। ऐसे ऐसे नीनी कब आती है, जब हम बेकार बैठते हैं। इमरान भी सिली बातें करता है, इनको सुनो दोबारा दोबारा, आप सुनोगे तो सारे वर्ड्स आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।